बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम डीएनए के साथ मैं हूं सलीम बुखारी और मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही सीनियर सहाफ़ी, हमारी दोस्ती भी है उनसे, जनाब खुशनूद अली ख़ान साहब। खुशनूद अली ख़ान साहब जो हैं वो इस शहर के बासी हैं। मैं मेहमान हूँ, आज इस शहर इक़्तिदार में मौजूद हूँ। ख़ान साहब से ताल्लुक़ जो है वो कई दहाइयों पर नहीं है, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि निसफ़ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं, तो कोई गलत नहीं है। मौज़ूआत की तरफ आते हैं। आज अपोजिशन और हुकूमत का युद्ध जो है ऑलमोस्ट आखिरी मरहले में दाखिल हो गया, चाहे उसका ताल्लुक सेनेट के इलेक्शन से है या पीडीएम की उस कैंपेन से है। ज़रा मौज़ूआत की तफसील आपको बता देते हैं। माने वाला में कुछ नहीं, आइन से बाला, आर्डिनेंस नहीं आइन का बोलबाला। सियासी खींचातानी अरूज पर, वज़ीर आज़म को पार्लियामेंट ने खींच ही लिया। यूसुफ रज़ा गिलानी की हमायत, मुस्लिम लीग नून के टिकट की अहमियत, सिंध असम्बली में हंगामा आराई, तलखी अदम बर्दाश्त, वफाक और सिंध हुकूमत में सख्त जंग, ब्यूरोक्रेसी निशाना, महंगाई मार गई, अहले इक़्तिदार का ज़मीर जागा, ना आवाज़ बुलंद हुई। यह वो मौजूद आज जिन पर बात करेंगे। जैसे मैंने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट के इस राय के बाद, जिसका बहुत शिद्दत से इंतज़ार था, चाहे वो हुकूमती हल्के थे, चाहे वो अपोजिशन के थे, मीडिया भी इंतज़ार में था कि क्या होने जा रहा है। जो हतमी नतीजा निकला है उसकी इंटरप्रटेशन तो 50,000 हम सुबह से सुन रहे हैं, जो हुकूमत के स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने भी बताया है। लेकिन अगर आप इसको बादियो नज़र में देखें तो फैसला ये हुआ है कि इलेक्शन सेनेट के जो हैं वो आर्टिकल 226 के तहत ही होंगे और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर इसमें कोई तब्दीली करनी है तो उसके लिए अमेंडमेंट जो बहुत ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन को जो उन्होंने हदायत दी है वो कोई अननेचुरल नहीं है। इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है शफाफ इलेक्शन कराने का, तो यही तो कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। खान साहब, द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, व्हाट इज़ योर इनटेक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुखारी साहब, एक लफ्ज़ आपने कहा युद्ध। आप, मैं समझता हूँ आपसे इख्तलाफ भी मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन युद्ध नहीं है। आज शायद या कुछ दिनों से स्टोरी मुख्तलिफ हो गई है। मसलन मरियम नवाज कहती हैं हमजा के आने पे कि अब शायद लॉन्ग मार्च नहीं होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, फिक्रा। खान साहब ये कहाँ कह दिया उन्होंने? जी, उन्होंने कहा हमजा शहबाज के आने पर कि अब शायद लॉन्ग मार्च नहीं होगा ना। ये तो कहा होगा लॉन्ग मार्च तक नौबत नहीं पहुंचेगी, ये नहीं कहा होगा कि लॉन्ग मार्च नहीं होगा। नहीं, अब शायद का लफ्ज पहले। ओके जी। देखिए, आज इन्होंने तकरीबन खैबर पख्तूनख्वा में भी आपस में तय कर लिया, यानी वही किस्सा जो पंजाब में हुआ, एक्शन रिपीट है। जी हाँ। बलूचिस्तान में 6 सीटें इन्होंने ऑफर कर दी हैं अपोजिशन को। तो आप क्या समझते हैं, ये सारा कुछ अचानक हो रहा है? और प्रोग्राम चूंकि आप और मैं आज कर रहे हैं, तो मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर दे रहा हूं। ये तो हम आपसे तवक्को करते हैं, हमेशा ये तवक्को करते हैं कि आज हाजी नवाज रजा की वालदा की वफात पे नवाज शरीफ ने उन्हें फ़ोन किया और कोई सियासी बात नहीं की। आखिर में हाजी साहब ने कहा कि मेरी ख्वाहिश है मैं आपको मिलने आऊं लंदन में। जवाब में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपको पाकिस्तान में मिलूं और शायद ये बात पूरी हो जाए। इसका मतलब है चीज़ें तो इतनी तय हो गई हैं। खान साहब, ये बात आपकी ज़ाहिर है माने बगैर कोई चारा नहीं है, इसलिए कि आप बराह रास्त कोट कर रहे हैं, खबर ब्रेक कर रहे हैं, हमेशा करते हैं, आपको पहली दफ़ा नहीं है। लेकिन ये इम्कानात थे, मौजूद थे, बिल्कुल हमें भी नज़र आ रहे थे कि कुछ ना कुछ हो रहा है। शहबाज शरीफ की रिहाई, दूसरी बड़ी खबर मैं आपको बताऊं, मैंने शायद 3 दिन पहले लिखा कि अब शहबाज शरीफ को रिहा होना है और उसके लिए मेरे पास कोई दलील नहीं है। वो जो काम मैं पहले करता हूँ पेशन गोइयों वाला, हालांकि मैं वो नहीं हूँ, फिर मैं समझता हूँ बहुत बड़ी तब्दीली कहीं आ गई है। खान साहब, जो भी तब्दीली की तरफ आप इशारा फरमा रहे हैं, ये तो इसका मतलब ये है कि पीटीआई जो है इन डीप वाटर्स। अगर नवाज शरीफ के साथ सुर होनी है, नवाज शरीफ ने वापस आना है। यही बात दुरुस्त है जो बात आप कह रहे हैं। देखिए, बलूचिस्तान में बहुत गड़बड़ है और वह अगर उससे बच जाएं तो उनसे उनकी अच्छी बात और क्या होगी, या उनके लिए अच्छी बात क्या होगी। मैं समझता हूँ वहाँ वो अपनी इज्जत बचाने के लिए भी कुछ काम कर रहे हैं। लेकिन अब इज्जत बचाने वाला कौन है? अब इज्जत बचाने वाला है पीडीएम। अगर मौलाना फजल रहमान के भाई या किसी और को, अजीज को
खैबर पख्तूनख्वा में कोई जगह मिल जाए और वो बलूचिस्तान। ये आप रोड मैप बता रहे हैं खान साहब, क्या किए जा रहे हैं खुदा के लिए? लोग आपको बहुत सीरियसली सुन रहे हैं, ये तो पूरा रोड मैप है। मुझे ये मालूम है अगर 2 आदमी मुझे सुन रहे हैं तो ये उनकी अमानत है ना खबरें। बिल्कुल ठीक। कि मैं आपको कह रहा हूं कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, ये खुद उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा है। जाओ। और शहबाज शरीफ रिहा हो रहे हैं। और एक बात ऐसे जाते जाते कह दूं, मैं लाहौर जाता हूं, वहां से अखबार निकालता हूं और मैं वहां टो में रहता हूं कि हो क्या रहा है। शहबाज शरीफ जो हैं वो किस हाल में है। देखिए वो आम तौर पर नहीं मिलते, उनसे इजाज़त लेने वालों को मिलने दिया जाता है, लेकिन उनके पास 1 सेकंड फालतू नहीं है। वो मुज़ाकरात का मरकज़ है वो जगह। खान साहब ये बताइए, ये अगर आपकी बातें ज़ाहिर है, मैंने कहा कि मेरे पास मानने के सिवा चारा इसलिए नहीं कि आप कमिटमेंट से, कन्विक्शन से एक बात कह रहे हैं, तो किधर गई जनाब पीटीआई और वो जो जिस इक्वेशन की बात हम करते थे, आज सेनेट के अंदर जो कुछ हुआ, जरा मौजू की तरफ वापस आ जाते हैं। जिस तरीके से सेनेट ने एंडोर्स किया वो पॉइंट ऑफ व्यू जो फोकस है अपोजिशन का, पीडीएम का, कि जनाब ये इलेक्शन तो 2 आर्टिकल 226 के तहत ही होने हैं और वो है सीक्रेट बैलेट। हुकूमत किधर गई? देखिए मैं जो बात पहले आपको बता रहा था, मैं फिर उस तरफ जाता हूँ। एक पंजाबी का फिक्रा कहना चाहता था, वो मुझे नहीं कहना चाहिए। आप कह दें खान साहब, कोई रोक टोक नहीं है, आपको पता है इस प्रोग्राम में कोई रोक टोक नहीं है। ये सब आपस में मिले हुए हैं, मामला बहुत फिशी फिशी है। हम कहते हैं ना दाल में कुछ काला है, ये दाल काली बता रहे हैं काली। लिहाजा बिल्कुल किसी बात आप बड़ी से बड़ी खबर आ जाएगी, आप परेशान ना हो। बड़े बड़े अहम ओहदों पे आप और मैं बैठेंगे तो बातें करेंगे, अहम ओहदों पे अगले कुछ दिनों में तब्दीलियां आएंगी। खान साहब आप तो मुझे जो मौलाना फजल रहमान हमें कहने की कोशिश कर रहे हैं काफी अरसे से, वो भी तो यही कह रहे थे रास्ता निकलेगा। आपने तो रास्ता निकाल दिया है। मैंने तो कुछ अपने पल्ले, मैंने तो आपको बता, मसला नवाज शरीफ का, मैंने कहा कि हाजी नवाज रजा को, उन्होंने कहा कि मैं बहुत जल्द आपके साथ वहां आके मुलाकात कर, खत्म हो गई बात। अब ये बाकी सब कुछ जो है ये धमाल चौकड़ी है। देखिए ड्रामा भी तो करना है, लेकिन पॉइंटेड सवाल पे आ जाऊं खान साहब, आपके साथ सवाल इसलिए कर रहा हूं कि मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, आपकी गुफ्तगू में इबाम नहीं है। मुझे आप ये बताइए कि यूसुफ रजा गिलानी साहब जो तशरीफ ले आए सेनेट का इलेक्शन लड़ने के लिए, तो उसके हवाले से जो स्पेकुलेशन है वो भी ठीक है। देखिए आप जो बात पूछा, आप मुझे ये बताए, आप और मैं दोनों मीडिया में हैं, अगर हमारे पास बुनियाद ना हो तो हम क्यों कहेंगे कि ये चेयरमैन सेनेट होंगे? अल्लाह अकबर। खान साहब आपके इरादे क्या है? आप सुन ले, मैं शायद इससे मुत्तफिक ना हूं, लेकिन आज का जो फैसला है वो तो इशारा कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बहुत सारे इशारे कर रहा है। देखिए जीडीए उनके साथ है, चूंकि पीर साहब पगाड़ा उनके रिश्तेदार हैं, अजीज हैं, मखदूम अहमद महमूद उनके रिश्तेदार हैं, और बहुत सारा जनूबी पंजाब का जो हल्का है वो सारे। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि यूसुफ रजा जीत जाएगा, मैं ये कह रहा हूं, आप उसी सांस में ये भी नहीं कह रहे कि वो हार जाएगा। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो हॉकी का गेम है ना, मैं तो कभी कोई गेम खेला नहीं लेकिन देखता रहता हूं। देखिए उसमें गेंद जो है वो जब उसके डी के करीब लाई जाती है तो फिर जिसका दाव लगता है वो लगा लेता है। ये दाव सेंसिटिव एरिया है, ये दाव उसमें खेलना एहतियात से है। देखें यूसुफ रजा गिलानी, मैं समझता हूं अब किसी के पसंदीदा उम्मीदवार हैं, वो जीतेंगे नहीं जीतेंगे मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन ऐसी ऐसी डेवलपमेंट हो सकती है। अब उसमें रुकावट क्या है? मैं रोकूं कैसे आपको? आपका फ्लो जो है मुझे तो बेज़बान कर रहा है। रुकावट आपको, आप स्पीचलेस। हुकूमत की जो तशरीह है इस फैसले की वो ये है कि वो सीरियल नंबर दे देंगे या कोई बार लगा देंगे या फलां हो ही नहीं सकता ये सब कुछ। अच्छा देखिए, अगर उसको मान लिया जाए तो फिर कौन वोट देगा? ये एक दूसरी साइड है कि फिर कौन वोट देगा। कल तो पता लग जाना है कि फवाद चौधरी ने किसको वोट दिया, उसका बैलेट पेपर का नंबर क्या था। लिहाजा नक्शा ही बदल जाता है या बदल गया है। मगर ये इलेक्शन जो है या अगला इलेक्शन जो होगा वो शायद होगा इस तरह से
कि बैलेट पेपर का निशान हो और फलां हो। आप ये कह रहे हैं, अगर मैं ठीक समझाऊं, कि ये अमेंडमेंट ये अगले फेज के लिए हैं। इस फेज में फैसला हो गया, इलेक्शन इसी तरह से हो गया जैसे और हो रहा दूसरा है। ये जो मैंने कहा है कि मामला फीची फीची है और ये मिल गए हैं और दाल सारी काली है, देखिए अभी 2 दिन हैं, बड़ी डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। रात को खाने हो रहे हैं, रातें इकट्ठी गुजारी जा रही हैं, डिस्कशंस हो रही हैं। एमक्यूएम जो है वो कोई मामला सेटल हो गया है, उन्होंने फिर वही पैसे बढ़ाओ वाला काम, वो उधर गए थे लेकिन वो वापस चले गए। इसका मतलब ये कि तय हो गए मामला, तब तो कोई बहुत ज़्यादा इबहम नहीं रह गया। खान साहब ये बताएं जी कि ये जो परेशानी लाहक है, प्राइम मिनिस्टर साहब 4 दिन के लिए डेरा डाल के बैठ गए कि मैं पार्लियामेंट में बैठूंगा, पहरे दे देंगे, नोटिफिकेशन जारी हो गया, कोई शख्स बाहर नहीं छूट, ये पैनिक जो है। प्राइम मिनिस्टर हमेशा देर कर देते हैं। वाह 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 वाह, मुनीर नियाजी का शेर है ना कि हमेशा देर कर हाँ, देता देर हूं कर मैं। देता हूं मैं। तो इस बार भी उन्होंने देर कर दी है। लोगों को ये मालूम हो गया, आप अगर उनके साथ हैं तो मुमकिन है आप किसी मजबूरी में वोट तो उन्हें दे दें, लेकिन पूरी पार्लियामेंट में ये मालूम हो गया कि किस किस को गिला है और वो गिने नहीं जा सकते, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा। नाज़रीन, ये खान साहब आज पता नहीं क्या तय करके आए हैं। अभी तो प्रोग्राम में वाकई है, मुझे लगता है कि आज उन्होंने रुकना नहीं है कहीं। ऐसी ऐसी खौफनाक बातें कर रहे हैं, लेकिन दिल मानने को करता है कि इनकी बातें जो हैं बेवजन नहीं होती हैं। तो जो कुछ ये मंजरनामा हमें बता रहे हैं उसके हवाले से तो बहुत कुछ अगले 48 घंटे में होने वाला है। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, चलते हैं एक ब्रेक के लिए, वापस आएंगे तो खान साहब को यहीं से शुरू कराएंगे फिर दोबारा। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा ब्रेक पर जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी, खान साहब के इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। इनके चेहरे पे मुस्कुराहट जो है बड़ी मानी खेज है। हम भी कोशिश कर रहे हैं, मैं हमेशा कोशिश करता था कि मुकाबला करेंगे खान साहब के बैठ के। आज तो नहीं हो सकता मुकाबला, मैं तो सरेंडर करने पे इसलिए तैयार हूँ कि जो कुछ कह रहे हैं, देखिए होना कुछ ना कुछ ज़रूर है, इसके बारे में तो कोई दो राय नहीं है। जिस किस्म के आसार नज़र आ रहे हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, चाहे ज़िमनी इलेक्शन के नताइज हैं, जो कुछ भी है वो कुछ ना कुछ इंडिकेट तो ज़रूर कर रहा है। कुछ जो ऐसे लोग हैं जिनको पता होता है कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, मेरे साथ बैठे हुए खान साहब का शुमार उन्हीं में एक में है। खान साहब ये बताइए, मैं पहले भी सवाल आपसे किया था, आप एक तो अपने कमाल से टाल जाते हैं सवाल का जवाब डायरेक्ट जो देना हो। जो परेशानी है इस वक्त पीटीआई के क्वार्टर्स में, जो प्राइम मिनिस्टर परेशान हैं, क्या वो इक्वेशन जो इनकी स्ट्रेंथ का बायस थी, जिसकी वजह से कोई कहता था जी छतरी उड़ी हुई है, कोई कहता था जनाब एम्पायर की उंगली है, वो इक्वेशन कहीं डिस्टर्ब हुई है? आप क्या समझते हैं? मैंने बिल्कुल सीधा सवाल पूछ लिया आपसे। मैं इस फिक्रे से शुरू करता हूं कि ये बात बड़ी हद तक दुरुस्त है कि एम्पायर शायद कहीं पीछे चला गया, यानी उसने वो उंगली खड़ी करने वाली जिम्मेदारी, हाथ ही नहीं खड़ा तो उंगली कहां से खड़ी होगी, बाजू ही नहीं उठा। लेकिन इस बात को जो परेशानी आप कह रहे हैं, मैंने नहीं, एक भांजा है जनाब इमरान खान का, हसन नियाजी जी ठीक, आज उन्होंने अपनी वेबसाइट पे लिखा है कि अगर यूसुफ रजा गिलानी जीत गए तो असम्बलियां तहलील हो जाएगी। अब ये भी मैंने खबर नहीं दी है, मैं हसन नियाजी की बात कर रहा हूँ। देखिए वो मुखालिफ हो, हामी हो, कुछ हो, मामू हैं जनाब इमरान खान उसके, तो मैं कौन होता हूँ मामू भांजे में। वो खान साहब ये जो आज अपनी जवानी वाले रंग आप दिखा रहे हैं, हमें परेशान किए जा रहे हैं हर दूसरी बात। देखिए मैंने तो आपको कोट कर दिया कि उन्होंने अपने एक वेबसाइट पे लिखा है कि अगर यूसुफ रजा गिलानी जीत गए तो असम्बलियां तहलील हो जाएंगी। तो क्यों बैठेगा इमरान खान घर में, वो आएगा। हमें लोग जब कहते थे खान साहब के तैयार हो जाएं, कुछ होने वाला है, दिल मानता नहीं था। आपको भी पता है, हमने प्रोग्राम से पहले भी बात की थी। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि अगर ये क्वेश्चन नहीं रही है जी, तो बैठ रहे हैं, जितनी दफ़ा मर्जी बैठ जाए वो वहाँ पे बैठ के। मुझे ये बताएं कि दूसरी तरफ जो है पीडीएम की, वो तैयार है इस किस्म की रेडिकल सिचुएशन के लिए जिसकी तरफ आप इशारे कर रहे हैं? देखें पहली गलत बात तो ये है कि शायद कुछ परेशानियां पीडीएम की भी हैं और वो सेनेट के इन इलेक्शंस में वो परेशानियां ख़त्म कर दी जाएंगी उनके लिए।
वाह, आप इशारा कर रहे हैं उस तरफ जो मौलाना फजल रहमान साहब ने पिछले धरने के ऊपर वादों की बात की थी। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, कि मैंने धरना खत्म किया था आप जो कुछ। कह रहे हैं, मैं जरा कई चीजों की तरफ आप चाहेंगे तब भी नहीं जाऊंगा, लेकिन शायद फजल रहमान साहब की मर्जी से सेनेट में पख्तूनख्वा में भी कुछ होगा और कुछ बलूचिस्तान में भी होगा, और जो परेशानियां थी मुस्लिम लीग नून की या मरियम बीबी की, वो भी मैंने आपको जो कुछ अब तक कहा है वो शायद दूर हो गया है या दूर हो गई हैं या दूर होने वाली हैं। खान साहब ये मुझे बताएं कि ये कब होता था कि इतने इंपॉर्टेंट इलेक्शन के लिए जो इस वक्त है, आपको पता है पूरी नज़रें जो हैं इस्लामाबाद के इलेक्शन पे, सेनेट के इलेक्शन पे नहीं है, कि अचानक ही वो एक जरदारी सब पर भारी का जो फिनोमेना है, आपको याद है, अचानक यूसुफ रज़ा गिलानी कैंडिडेट बन जाते हैं, पूरी पीडीएम ऑन कर लेती है उसको, पूरी पीडीएम उनको अपना कैंडिडेट मान लेती है। उसके लिए आसिफ जरदारी आ जाते हैं कराची से इस्लामाबाद, और वो मिलते हैं मौलाना फजल रहमान से और उन लोगों से जिनसे मिलना ज़रूरी था या जो नाराज़ थे। अब तो मुझे लगता है, मतलब कल परसों तक लगता था कि मौलाना फजल रहमान और फिर उनके बाद बिलावल शायद बहुत ही हुकूमत के मुखालिफ है, लेकिन ये जो मैंने आपको कहा कि लॉन्ग मार्च पे तो कुछ हो गया लगता है और उसकी इंडिकेशन आ गई है। देखिए ये मैं फिर कुछ बयान करूंगा तो साजिशी थ्योरी होगी और फलां होगा। देखिए ये प्लान करके हो रहा है, जो हो रहा है ऑटोमेटिकली कुछ नहीं हो रहा, ऑटोमेटिकली कुछ। अच्छा जी, अब दूसरी तरफ आते हैं। सबसे पहले जो झटका लगा पीटीआई को वो था इसके इत्तेहादियों के टूटने का। जी, चलिए, हमें अख्तर मेंगल साहब की तो बात समझ में आ जाती है, फिर आपको पता है काफ लीग भी काफ़ी बिटर रही है। फिर आपने देखा एमक्यूएम कल डिनर करके बैठे हुए थे पीटीआई वाले, वहाँ कोई बंदा नहीं गया एमक्यूएम का। ये कौन कर रहा है? ये हाँ, किसी मुझे कुदरती ये प्रोसेस पंजाब में कोई अचानक हो गया, फरिश्ते आ गए। पंजाब में मुस्लिम लीग काफ को आपने एक सेनेटर दिया है, उसके कौन से वोट थे, गिनने में? हमें पता है दोनों को किसने दिए वो। ठीक है, मामला ये है कि सब मामलात तय होके हो रहे हैं। और एक बात समझ लीजिए, मुझे जरदारी अब दोस्त नहीं मानता, मैं उसे दोस्त मानता हूँ। आपने कभी इनकार नहीं किया उसकी दोस्ती हाँ, से? नहीं, मैं उसकी दोस्ती निभाता हूँ। और यह मुझे बेनज़ीर भुट्टो ने अमेरिका में कहा था कि तुमने उसकी दोस्ती नहीं छोड़नी है, वो जो मर्जी करे। देखिए, जरदारी आम तौर पर सामने नहीं आते, लेकिन वो अपॉइंटमेंट के बगैर किसी आदमी को फजूल नहीं मिलते। ठीक, वो काम कर रहे होते हैं, और उनका जो काम है, देखिए वोट बेपनाह है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ, पंजाब में ख़ास तौर पर। ठीक, लेकिन जरदारी और अगर चौधरी शुजात की सेहत ठीक हो, दो इस मुल्क में ऐसे हैं जो हर वक्त लेटे हुए भी। आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास नवाबजादा नसरुल्लाह तो नहीं है, हाँ, लेकिन उसी कद काट के बंदे हैं। हाँ, उसके कद काट के बंदे हैं। और चौधरी शुजात अगर सेहत उनकी अच्छी हो तो बहुत जरदारी से भी ऊपर हों और ऐसे ऐसे काम दिखा रहे हों कि बंदा परेशान हो जाए। खान साहब, अभी तक तो हमने ये डिस्कस किया कि जो कुछ भी हो रहा है एक खास तरीका कार के मुताबिक और एक खास प्लान के तौर पे हो रहा है, बिल्कुल लेकिन कुछ दूसरी आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं। अभी शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा जी, कि हमें तो जी अननोन नंबर से फ़ोन कॉल्स आ रही हैं कि आप किसी को वोट ना दें। ये एक अमल भी अपनी जगह से है। सुबह आपने देखा जो मरियम औरंगज़ेब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसकी भी टोन और टेनर जो है वो मुख्तलिफ था। इसे कहाँ रखेंगे? और अभी हमारे प्रोड्यूसर बता रहे हैं कि 11 बजे हफीज़ शेख साहब भी एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस एज लेट एज 11 o'clock अपने घर पे जो मिनिस्ट्रियल एनक्लेव है उसमें कर रहे हैं। ये कैसे देखते हैं? ये मैं इसे सबको रूटीन में देखता हूँ। वो मेरा एक फिक्रा, इसमें आप साजिश कोई नहीं नजर आ रही? मैं फिक्रा लिखता हूँ आमतौर पे, जो नज़र आ रहा है वह है नहीं, और जो है नहीं, वो नजर नहीं आ रहा। वो नज़र आ रहा है। देखिए, एक बात समझ लीजिए, मुख्तलिफ लोगों को ज़िम्मा मुख्तलिफ काम होते हैं। मरियम बीबी के यानी मरियम औरंगज़ेब के ज़िम्मा जो काम है वो भी वो कर रही हैं, जो हफीज़ शेख साहब को कहा गया है वो भी वो कर रहे हैं, लेकिन करने वाले वो कर रहे हैं जो होना है और होके रहना है। और होके रहना है। अच्छा,
आपको अभी शायद मसलन हम 48 घंटों की बात कर रहे थे, ये जो रिजल्ट्स है ना, ये आपको बता देंगे कि दोनों एक दूसरे के मददगार हैं, दोनों एक दूसरे के लिए हेल्पफुल हैं। आप देखें, मैंने यूसुफ रजा गिलानी के बारे में आपको कहा कि कुछ आपको पता है कि रिश्तेदारी, मतलब जहांगीर तरीन जो है वो भी यूसुफ रजा को सपोर्ट कर रहा है, कहा मेरी रिश्तेदारी है उनके साथ। ठीक है, तो उनकी रिश्तेदारियां पीर साहब पगाड़ा से, उनकी रिश्तेदारी गिनते जाएं कि कहाँ तक हैं। देखिए, मैं कोई फिर नहीं कह रहा कि यूसुफ रजा जीतेगा, लेकिन यूसुफ रजा ने मुल्क की पॉलिटिक्स को उम्मीदवार होके कुछ और ही कर दिया। मैं परेशान जिस बात पे हूँ वो ये कि जो अगर मैं मान लूँ जो आप कह रहे हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि इख्तलाफ की गुंजाइश बहुत कम है, तो पीडीएम कहाँ जाएगी? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वो बयानिया जिसका इतना तस्करा रहा, वो कहाँ जाएगा? अगर इसी तरह की इक्वेशन बननी है तो ऑल इज वेल इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। सर, सिर्फ एक बात से आपको जवाब दे देता हूँ। पीडीएम सबसे ज्यादा एक इदारे के खिलाफ बोल रही थी। खामोशी है। आप नहीं, आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता इस मुल्क में मौलाना फजल रहमान किसका बच्चा है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्या टोन और क्या है खान साहब का। जारी रहेगी ये गुफ्तगू। हम कोशिश करेंगे कि जो इस वक्त सेंसिटिविटीज़ हैं, जो इस वक्त सूरत हाल है ग्राउंड पर, जो खींचातानी है, उसको सम अप करें इस प्रोग्राम में आपके लिए। इस वक्त एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, चलते हैं एक ब्रेक के लिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुजारिश ये है कि जो सिंध का मामला है वो भी एक अहमियत इख्तियार करता जा रहा है। जब से ये हुकूमत आई है पीटीआई की, तब से लेके सिंध के ऊपर जो है वो चढ़ दौड़ने की कोशिशें जो हैं वो एक के बाद दूसरी होती रही हैं। कभी हमें पता चला कि आर्टिकल 149 के तहत सिंध की हुकूमत को ख़त्म किया जाएगा, किसी ने कहा गवर्नर रूल लगाएंगे वहाँ, किसी ने कहा जीडीए से इत्तेहाद हो गया, बस पीपल्स पार्टी को निकाल के बाहर फेंक देंगे, फिर कहा एमरजेंसी लगा दें। इमरान इस्माइल साहब जो वहाँ के गवर्नर हैं एक मुसलसल कैंपेन चला रहे हैं जिसको चैम्पियन करते हैं, चाहे वो फैसल वाउडा हैं, चाहे वो अली जैदी हैं। ये जो खींचातानी है सिंध और मरकज़ के दरमियान, ये एक बहुत बड़ा इशू है। जैसा मैंने कहा कि जब से पीपल्स पार्टी की हुकूमत वहाँ आई है, जब से पीटीआई ने सेंटर में इक़्तिदार संभाला है, तब से ये चल रही है और अभी तक जारी है। हत्ता कि कल और आज जो कुछ वहाँ हुआ वो मंजर आपने खुद देखे हैं। एक अजीब मछली मंडी थी सिंध की असम्बली जो है। खान साहब, आपसे मैंने ये बात शेयर करनी है कि सिंध को माफ़ क्यों नहीं कर दिया जाता? वस्ट दौर में पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, बाकी जगह नहीं थी, आपको याद है 90s की दहाई में। लेकिन इतनी इक्वेशन जरूर थी। ठीक है, एक दूसरे को रिसीव नहीं करते थे, लेकिन दो मरकज़ और इकाई के दरमियान एक वर्किंग इक्वेशन तो थी। ये सिंध में आप क्या कर रहे हैं मुझे बताएं, पीटीआई वाले लोग। आप मुझे ये बताएं, पलवाशा खान के कागजात किसने मंजूर कराए? खान साहब हर बात को खींच के ना लाए वहां पे। देखें, पलवाशा खान जो है ना वो हमारे चकवाल से है। मेरे तो मैं आपसे पूछ लूँ ना कि परवेज रशीद के कागजात रिजेक्ट किसने करवाए? वो भी उसी ताकत ने कराए जिसने ये मंजूर कराए। और मुझे ये भी एक और, आप बल्कि इसका जवाब दीजिएगा। देखें, हलीम आदिल शेख लीडर ऑफ अपोजिशन है सिंध में, जमानत मुस्तरद हो गई है और एक राइफल भी आ गई है कि ये फलाने साख्त वीडियो दिखा दी उन्होंने असेंबली के अंदर। आ गई। और किसने दिखाई? शर्जील मेमन ने। अब मुझे आप ये बताइए, कभी लीडर ऑफ अपोजिशन अंदर हो जाए किसी भी सूबे का या किसी मुल्क का, क्या जब वो अदालत जाएगा तो उसके शायद अदालत दाखिल होने से पहले अदालत कहेगी जमानत? ये हलीम आदिल शेख जो है, इसकी जमानत क्यों मुस्तरद हुई है? वो ठीक है, उसके पास राइफल होगी, हो सकता है कहीं दिखा दी हो। देखिए, उनका कहना यह है, पीटीआई का कहना यह है, हलीम आदिल शेख जो है, चूंकि वहां सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, ये सलूक उसके साथ इसलिए हो रहा है। सर, वफाकी हुकूमत वहां पूरी तरह मौजूद है, गवर्नर मौजूद है, अदालत मैं अब नहीं कहता। आईजी जो है वो वफाक का नुमाइंदा है, मेरे तीन चीफ सेक्रेटरी मेरे 3 बच्चे बैरिस्टर हैं। मैं चीजों को और तरह देखता हूं, ना हो तो वो मुझे फीडबैक दे देते हैं। आप मुझे ये बताइए, वो कौन सी ताकत है
जिसने हलीम आदिल शेख को की जमानत मुस्तरद करा दी है। कहीं ऐसे तो नहीं कि उससे पहले जो लीडर ऑफ द अपोजिशन था शमीम फिरदौस नकवी वो किसी को ज्यादा पसंद हो और हलीम आदिल शेख पसंद ना हो। लिहाजा सलीम बुखारी साहब, मैं फिर वहीं जाऊंगा कि सब कुछ प्लान्ड है। वो शायर ने कहा था ना कि मेरे मतलब की कोई बात नहीं वो करते और अपनी तरकीब से हर जाल बिछा लेते। मतलब ये है कि जो गुरु चाहेगा वही होगा। खान साहब, लेकिन फिर भी आप वहाँ आ जाएं जरा, थोड़ा सा सिंध की पॉलिटिक्स को डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है कि आज का जो मंजरनामा है उसके पीछे, चाहे वो आसिफ जरदारी हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे पीडीएम की कंपोनेंट पार्टी के तौर पे है, रोल तो है पीपल्स पार्टी का। अगर तहलील करना है बुखारी साहब, जो हसन न्याजी ने कहा है, तो हर जगह पे वजह चाहिए ना। वाह, एक बात और, यहाँ आपकी बात को बड़ा भी कर रहा हूँ और आपको एक तरफ ले जाना भी चाह रहा हूँ, वो ये कि ये बात हमको जब बताई गई थी कि जी खान साहब ने ये धमकी दी है उनको, जो बायस है उनके पैमाने तक पहुंचने के बाद, कि मैं तोड़ जाऊंगा, और नहीं, फिर इंटरप्रिटेशन ये है कि फिर आप देखिएगा कि पीएमएलएन स्वीप करेगी इलेक्शन पूरे मुल्क में। ये मैं मान लूं कि ये जो हियर से थी या ये जो तासुर था वो दुरुस्त था। इस पर थोड़ा सा मैं और जाऊं। देखिए, जो जिनकी तरफ इशारा है, उन्हें ये मालूम है कि असल में वोट किसके पास है। ठीक, हमेशा पता होता है हमें, और नहीं होते तो दे देते। यस, दे देते हैं जिसको जिताना। आप मुझे ये बताइए, मैं फौजी का बेटा हूँ, फौजी का भाई हूँ, फौजियों का पांजा हूँ, फौजियों का फैमिली से मेरा ताल्लुक है, सारी सारी सिर्फ ऐसी धरती से जो फौज के इलाका ही सारा फौजी है। ठीक, मैं सिर्फ एक बात समझता हूँ, जरूरत के मुताबिक कई दफा आंखें बंद करनी पड़ती हैं, या किसी को ऊंचा रखना पड़ता है, किसी को नीचा रखना पड़ता है। मैं समझता हूँ इदारे को कुछ बातों की समझ लग गई है। आगे भी फिक्र करना चाहता था, वो मैंने इस दौरान सोचा और नहीं कहा। देखिए, मंजर बदल रहा है, बदल गया है बहुत सारा। आप मुझे ये बताइए, अचानक क्यों अपोजिशन ने कहना बंद कर? पहले जिस जलसे में खड़े होती थी मरियम बीबी, वो फौज को निशाना बनाती थी, अब क्या हो गया? ताले लग गए हैं। इससे पहले भी 1 साल खामोशी रही थी। अब कल परसों मैं आपको बताऊंगा कि इसकी वजह क्या है। बहुत बड़ी खबर है, वो भी साजिशी थ्योरी है एक। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलेंगी खान साहब, चलेंगी कि नहीं चलेंगी? ये क्या होता है? ये मुख्तलिफ थ्योरीज होती हैं और इम्प्लीमेंट करने वाले जिस तरफ गाड़ी जहाँ जा रही होती है उसका रुख भी मोड़ देते हैं। खान साहब, ये जो हालात जिसकी तरफ आप इशारा फरमा रहे हैं और जो बातें आप कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, लेकिन मुझे मुश्किल इस बात आप पे है मुझे कि ये बताइए ना, 20 माह हमजा शहबाज जेल में गुजार गए, कोई आसान था? उसके लिए भी तो उसे फैसिलिटेट किया होगा किसी ने। खान साहब, आप बाज आएंगे नहीं आज? मैं थोड़ा सा आपको ले जा रहा हूँ फिर वापस सिंध की तरफ। देखिए, वफाक और जो सिंध हुकूमत है उसके अंदर जो सर्द जंग है, उसका सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि ब्यूरोक्रेसी जो है। कौन सी सर्द जंग? वो बुखारी साहब, वहाँ विफाक ने कहा था ये जजीरे हमारे हैं और फलां, किधर गया वो? देखिए, वहाँ जो है अगवा हो रहे हैं, 3 बंदे अगवा हो गए। उसके बाद जो है वो एक बयान अच्छा, आया। ये अगवा कौन करता है? वो खान साहब पंजाबी कहते हैं, तो बाज आना है कि नहीं आज? नहीं, अगवा कौन करता है? इसका मतलब ये है कि फिर वो उस हुकूमत को भी पंजों पर खड़ा रखने के लिए कुछ अवामल जो है वो बरसरे पैकार हैं, आप ये फरमा रहे हैं। सिंध के जजीरों पर कब्जा करने की बात करते हैं, बाद में वो इशू ही खत्म हो जाता है। बिल्कुल। वो किधर गया? अच्छा, आप और मैं दोनों एक ऐसे प्रोफेशन से हैं कि मैं पूछूं कि अच्छा वो गया किधर है, मतलब, या आपको मैं पीछे ले जाता हूँ। सेनेट है, हासिल बजंजो ने 15 नाम दिए थे कि नहीं इनको, पीडीएम को या अपोजिशन को, कि ये थे जो इन्होंने मेरे खिलाफ वोट दिया।
किसी के खिलाफ तो कुछ नहीं उन होगा। 15 को किसने बचाया, या उन 15 को किसने वोट दिलवाया, और उसमें जरदारी साहब कहां खड़े थे? सारे लोग कहते थे फलां। मैं कहता हूं वोट शायद उस तरह पंजाब में भारी नहीं है, लेकिन ये सोचिएगा अगर कोई हुकूमत बन गई, खुदा न खास्ता किसी हो, मैं कोई इमरान के खिलाफ नहीं हूं, अगर कोई दूसरी इस वक्त हुकूमत बने तो पीपल्स पार्टी बनाएगी। वो खान साहब आपने बाज ना आने का फैसला कर रखा है। नाज़रीन आप देखिए गुफ्तगू जो कर रहे हैं खान साहब, उसके पास उनके पास आर्गूमेंट भी मौजूद है, उनके पास रेफरेंसेस भी मौजूद हैं, इसलिए बहुत मुश्किल हो जाता है किसी चीज़ से बिल्कुल यकसर इख्तलाफ करना। माजी में भी खान साहब जो हैं इस तरह की पॉलिटिकल पेशेन गोई हैं तो शायद बुरा लफ्ज़ है, लेकिन इस तरह की बातों की बात करते रहे, उनकी बातें पूरी होती रही हैं। इसका मतलब यह है कि इस वक्त गेम किसी और के हाथ में है, ना पीडीएम ने फैसला करना है, ना पीटीआई ने। इन सियासी जमातों के हाथ में यहीं से नाज़रीन गुफ्तगू शुरू करेंगे खान साहब के साथ। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, आखिरी सेगमेंट में आएंगे तो कोशिश करेंगे इस पूरे मौजू को समेटने की। चलते हैं एक ब्रेक के लिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अब तक की गुफ्तगू जो खान साहब से हुई है उसमें तो वो बकौल शायर कुछ भी ना कहा और कह भी गए, कुछ कहते कहते ठहर भी गए। वो जो मंजरनामा है वो तो अपनी जगह है। अब जिस मौजू पे हमने बात करनी है वो भी बहुत ही अवाम के दिलों के बहुत करीब है, इसलिए कि वो भुगत रहे हैं। महंगाई है तो उसने क़यामत खेजी ढाई हुई है, चीज़ों की कीमतें हैं तो वो आसमान के ऊपर चढ़ी हुई हैं। रोज़ाना पेट्रोल की कीमत जो है उसमें तब्दीली हो रही है, गैस बिजली के चार्जेस एक हफ्ते में 2-2 दफ़ा बढ़ाए जा रहे हैं। तो ये सब कुछ तो अपने जगह है। वो कहते हैं ना कि कुछ तो ख़िज़ां है बाइस बर्बादी है चमन, और कुछ बागबां का हाथ भी उसमें ज़रूर है। तो पीटीआई को आज जिस सूरत हाल का सामना है उसके पीछे उनके अपनी बैड गवर्नेंस और बुरी परफॉर्मेंस जो है ये बहुत बड़े फैक्टर हैं। बात करते हैं महंगाई। खान साहब, महंगाई ने तो कमर तोड़ दी, ये हम सुनते थे जुमला, एक बड़े छोटे से बचपन से सुनते आते थे, लेकिन महंगाई हमने बढ़ती भी देखी, चाहे वो मिलिट्री रिजीम्स थी, चाहे वो सिविलियन रिजीम्स थी, चाहे वो वीक रिजीम थी, चाहे वो स्ट्रॉन्ग रिजीम थी। लेकिन जिस तरह की महंगाई, जिस तरह की अवामुन नास की कमर तोड़ने के इरादे और फैसले हमने देखे हैं, मुझे तो पूरी तारीख में इस किस्म का इरा कोई नहीं नज़र आता। मुझे आप ये बताइए कि जब खान साहब के 2 स्लोगन्स थे, एक एहतसाब फॉर एवरीवन अक्रॉस द बोर्ड और दूसरा ये कि अवाम टॉप प्रायोरिटी, दोनों ही खान साहब एक जो है वो वन नाइट जैक की तरह से नैब के चेयरमैन से अब लगे हुए हैं। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, आपने बहुत कुछ इसके हवाले से कहा हुआ है पहले। तो एक उन्होंने एहतसाब के नारे का बेड़ा गर्क किया है क्योंकि वो सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ है, बाकी जिसने पीटीआई की छतरी ओढ़ी उसको कोई पूछने वाला नहीं, चाहे उसने जो मर्जी किया हुआ है। और दूसरा ये महंगाई। खान साहब इसके ऊपर ज़रा अवाम के दिल के करीब की कोई बात करें जी। अभी जब मैं प्रोग्राम करने के लिए आया हुआ था तो मेरे एक दोस्त आए हुए थे लाहौर से, तो उन्हें पता लगा मैं प्रोग्राम करने जा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि खान साहब, आपके सुनने वाले इस मुल्क के वो अवाम हैं जिन्हें गरीब कहा जाता है, ठीक, इसलिए महंगाई की बात कीजिएगा। और मैंने बहुत कुछ इस मुआशरे का वो देखा है जो आम बंदा या आम अखबार नवीस कम से कम नहीं समझता। मैं आपको बताऊं, जिस्म बेचने का ग्राफ जहां पहुंच गया, मैं रात को सोचकर कई दफा उठ के हड़बड़ा के उठ बैठता हूं। वो किस वजह से है? औरतें जिस्म बेच बेच के भी थक गई हैं, बच्चे नहीं पल रहे। हाँ नाज़रीन जी, ये जो खान साहब ने गुफ्तगू की है, दिल धड़कना तो बहुत है, हार्ट बीट मेरी बहुत ऊपर है। जहाँ माशरे में ये सूरत हाल आ जाए कि जिस्म फरोशी जो है वो एक ज़रूरत बन जाए, उस पर अल्लाह के कर्म के सिवा कुछ और नहीं मांगना चाहिए। खान साहब, कभी पाकिस्तान में किसी चीज़ की कीमत बड़ी हो तो कम हुई हो, कभी हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। लिहाजा हम एक उस तरफ जा रहे हैं जहां खुदकशियां हमारा मुकद्दर है। खान साहब ये मुझे वजह बताएं, ये हमारी बैड इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं
ये हमारा अपने वादों से फिर जाना है, ये हमारा उसी चोर बाजारी ये को फरोग देना शाहिद है, खाकान क्या है? अब्बासी को कहते रहे कि तुमने महंगी खरीदी, वो नैब में गया, वो बेचारा फांसी के वो जो वहां जेल में डेथ सेल में रहा। डेथ सेल में रहा। आप मुझे ये बताइए, ये जो कल से गलगला है कि हमने सौदा कर दिया, इतने अरब, सैकड़ों अरब बचा लिए, उस वक्त डॉलर कितने का था, अब कितने का है? तजिया कर लें, मुकाबला कर लें। बात यह है। खान साहब जब ये कहते थे, बात काट रहा हूँ, आपको माफी चाहता हूँ, जी, जी। जब ये कहते थे कि इसहाक डार ने फिगर फजिंग की है, यस, तो ये आप खुद क्या कर रहे हैं? ये तो जो कुछ हो रहा है कभी हुआ ही नहीं इस मुल्क में। बुखारी साहब, मैं कहता हूं जी, इसहाक डार ने बुरा किया, लेकिन बैनुल अक़वामी इदारे, ये क्या है, फैटफ है, क्या है, इस जैसे इदारे हमारे पीछे नहीं थे उन एदादो शुमार की वजह से। अब तो हमें सांस लेने देने तो बड़ी बात है। यानी हिंदुस्तान जो है वो 1.5 साल से कश्मीर के पूरी की पूरी कौम को कैद अच्छा, में, आप एक कर्फ्यू में स्टोरी रखे बताए जा रहे हैं, हमने फलां कर दिया, हमने फलां कर दिया। भाई नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि वो वहां हिंदुस्तानियों को आबाद कर रहे हैं और वो कश्मीर को कश्मीर ही नहीं रहने दे रहे। वहां आम उन्होंने खान ऐलान साहब, कर दिया जुल्म की खरीदो। बात तो ये है कि वो ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को हमने कामयाब नहीं होने दिया, हमें ब्लैक लिस्ट में नहीं Yes. लेके गए। खुदा के लिए आप हमें ये बताइए कि आपने हिंदुस्तान को ब्लैक लिस्ट में क्यों नहीं कराया, जो इंसानी हकूक का इतना बड़ा कातिल है कि स्टेट टेररिज्म के जरिए पूरी कौम को 1.5 साल से कर्फ्यू में रखा हुआ है। कत्लो गारत का बाजार वहां गर्म है। कोई बोला इसके ऊपर? ये अभी मैं अमेरिका में, मेरे बड़े राब्ते हैं, आप होके भी आए अभी रिसेंटली होके भी अमेरिका। इन्होंने एक फैक्ट शीट मसलन जारी की दुनिया के लिए। कोई अखबार नवीस, कोई मुल्क का गमखार ये नहीं बताता कि पहले इन्होंने इंडिया को मौका दिया। अब ये एक ऐसी स्टोरी है जो मुझे इसलिए मजबूर करती है कि इंडिया शायद किसी मामले में ऊपर हो जाएगा, लेकिन बुखारी साहब, मेरा दिल होता है, ये हमारी वजारत खारजा जो स्टोरी पेश कर रही होती है वो अजीब ही है। खान साहब, बदकिस्मती की बात यह रही कि जब ओआईसी में सुषमा स्वराज को बुला के बिठा दिया वजीर खारजा हिंदुस्तान के को, तो उसकी जस्टिफिकेशन हमें हमारे वजीर खारजा ने दी। आप हर बात पे कहते थे जी सऊदी अरब जो है वो हमारा बिल्कुल चीन की तरह टेस्टेड फ्रेंड है, उससे ज्यादा अच्छा है। अब क्या हुआ? खान साहब, डोमेस्टिक फ्रंट पे भी हाल ये है, इंटरनेशनल फ्रंट पे डिप्लोमेटिक में हमारा ये हाल है, तो खड़े कहाँ हैं हम? तो हम कहाँ खड़े हैं? वो तो हम अपने आप को खड़ा हुआ समझ रहे हैं, हम हैं नहीं कहीं। सी पैक पे हमने चीन को नाराज किया हुआ है। डू यू एग्री विद मी ऑन दैट? सी पैक पे काम की रफ्तार वो है, खुद चाइनीज हाई। आप दूसरों को क्यों दावत दे रहे हैं? मसलन आप श्रीलंका जैसे मुल्क को कह रहे हैं सी पैक में आए, पहले खुद तो आ जाए ढंग से। चेपिद्दी का शोरबा चाइना के मुकाबले में कोई चीज है कहीं? तो हम क्यों मजबूर हुए? खान साहब, अपने अपने अमेरिकन मास्टर्स को भी तो खुश करना है ना, आप ज्यादती कर रहे हैं पीटीआई के साथ ना। आप एक बात समझ लें, अगर किसी दिन आप सिर्फ पीटीआई अमेरिका पे प्रोग्राम करें तो मैं आपको ऐसी ऐसी बात बताऊं कि रहे नाम अल्लाह का, जो वहां लड़ाई पड़ी हुई है। ये जो अकाउंट्स की बात थी, मैं नहीं चाहता, ये मैं बात कैटेगरिकली कहूँ। इमरान खान हमारे साथ लाहौर में, मैं जब चीफ रिपोर्टर था, तो मैं उसके इब्तदाई दोस्तों में, करीबी दोस्तों में। खान साहब, हमारा भी शुमार उनमें होता है, मगर वो इमरान खान है कहाँ? वेयर इज दैट इमरान खान? वो जो अकाउंट्स है ना, शायद मैं अकेला इस तरह की चीजें पेश कर सकता हूँ कि रहे नाम अल्लाह का। हम पता नहीं खड़े किस चीज पे हैं। मुझे तो कभी कभी शक होता है कि जमीन है, ऐसी कहानी लिखी जा रही है, ऐसे वाकयात हो रहे हैं। खान साहब, जो फॉरेन फंडिंग वाला मामला है उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन इसी तरह का फैसला करेगा जिस तरह उसने सुप्रीम कोर्ट में जाके कहा कि जनाब आर्टिकल 226 के अलावा इंतखाब जो है उस सीक्रेट बैलेट के अलावा नहीं हो सकते? देखें, मुझे शेर नहीं आते। मैं आपके बारे में जब फंस जाता हूँ, पहले अपने भाई खलील मलिक के बारे में सोचा करता था, वो भी कमाल के बंदे अब थे। मैं आपके बारे में सोचता हूँ कि यार जरा शेर हो ना।
मसलन आज के प्रोग्राम में आपने 2-4 अशार पढ़े तो मैं खुश हो गया कि अच्छा वो कम्बिनेशन। देखिए एक बात समझ लें, वो भी जब कोई ताकत इशारा कर देगी, जब मैं कह रहा हूं कि मेरे पास ऐसी चीज़ें हैं तो उनके लिए क्या मुश्किल है, और वो हर वक्त काम कर रहे होते हैं इस पे। ज़ाहिर है मुझे अगर एक फरीक ने भेजा वो, तो उन्होंने 10 फरीकों से ले लिए होंगे। और अमेरिका खान साहब, में आपको कोई उम्मीद नजर आती है कि पीटीआई ये महंगाई वाला मसला हल करेगी कि अवाम का बेड़ा महंगाई वाला मसला हल नहीं करेगी? वैसे मैं आपको कहूँ, मुझे लगता है कि पीटीआई की हुकूमत रहेगी। ऐसे मैं गलत भी हो सकता हूँ। ऐसे इन सब को भी लगाया जाएगा कि आप जरा मुल्क के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। हाँ, मुल्क की बेहतरी, इस कश्ती पर सवार हो जाएं सारे, सवार हो जाए। तो वो सवार तो हो गए, मतलब किसके लिए काम करेंगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो सवार हो गए हैं। आप मुझे ये बताइए, फवाद चौधरी पीटीआई से हैं। फवाद चौधरी कभी कभी मैं नहीं कह, अक्सर उसकी बात में बहुत वजन होता है, उसकी बात बहुत। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है। खान साहब जो हैं वो रूटीन के हमेशा जिस तरह हम उनसे तवक्को रखते हैं, बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन की वो उन्होंने शेयर की आपके साथ। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी और हम कोशिश करेंगे कि जो कल की सूरत हाल होगी, ख़ास तौर से एक दिन इलेक्शन में रह जाएगा सेनेट के, उसके हवाले से भी गुफ्तगू करें। जो कुछ खान साहब ने गुफ्तगू की, जो कुछ मैंने उनके साथ शेयर किया, उसके हवाले से सिर्फ चलते चलते एक बात अर्ज़ कर दूँ कि इस वक्त जो हुकूमत है उसको होश के नाखून लेने हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। इस जुमले के साथ ही आज के प्रोग्राम से सलीम बुखारी और खुशनूद अली खान साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।